मौर्योत्तर काल है, लेकिन इसमें कुछ मौर्य वंश का भी कुछ बचा था। मौर्य वंश बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में, मौर्य वंश से बहुत क्वेश्चन आता है। तो बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट छूट गई थी, तो वो हम आपको बता देंगे उसमें क्या क्या छूटा था। ठीक है, तो उसका क्रमबद्ध इतिहास हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ छूट गई थी। मौर्य वंश बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा उठाया जाता है मौर्य वंश से। मौर्य वंश को समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, क्रम से ना चलता है, घटना क्रम से ना होती है। पहले एंशियंट, आप ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास का जो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो समय को ध्यान में रखते हुए, मतलब एक समय चल रहा है, एक टाइमिंग चल रही ना कि इसके बाद ये राजा बैठा, ये काल ये आया। तो मौर्य वंश की शुरुआत किस मतलब जो होता है उसका समय, यानी गद्दी पर जो बैठा और जो राजा बना। मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो आपको मालूम है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि उसका शासन काल कब से कब तक था, ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि वो गद्दी पर कब से कब बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब गद्दी पर बैठा। देखिए, हमेशा आपको 322 से आपको समय इसलिए दिमाग में रखना है कि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कभी भी क्रम में क्वेश्चन आता है, क्रम मिलाने के लिए क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसे क्रम मिलाने के लिए रख दिया। जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन रख दिया, शिशुनाग रख दिया हमने, ठीक है, हमने रख दिया शिशुनाग रख दिया, शिशुनाग रख दिया हमने, और हमने रख दिया जो है उदायन रख दिया। ठीक है, हमने उदायन रख दिया, और हमने उदयन रख दिया, हमने उदयन रख दिया, और हमने महात्मा बुद्ध रख दिया। ठीक है, अब ये 4 विकल्प है ना, ये ऐसे हमने रख दिया। अब आगे इसका एक क्वेश्चन है कि इस चारों को क्रम में मिलाइए। इसको हमने नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, ये लिख दिया 3, ये लिख दिया 4। तो ऐसे क्रम मान लीजिए 1 2 3 4 1, मान लीजिए ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे आ गया। मान लीजिए ये रख दिया गया, ठीक है, इस तरीके से रख दिया ऑप्शन, ठीक है, या इस तरह से रख दिया गया 4 1 2 3, या डी ये रख दिया 3 2 1 4। आप लोगों को एक क्वेश्चन का समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है एग्जाम में, इससे क्या मतलब है कि हमको टाइम समय ये देखना पड़ेगा कि कौन सा राजा कब बैठा, इस राजा का शासन काल कब था, ये बहुत जरूरी है। आप जब पहले चीज तो यही जानना पड़ेगा कि राजा, तो मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य राजा बैठा, गद्दी पर बैठा, कब बैठा? 322 ईस्वी पूर्व, मतलब जो ईस्वी चल रही है उसके पहले वो गद्दी पर बैठा। कितने साल पहले बैठा? जो ईस्वी चल रही है ना, अभी क्या चल रही है? अभी हम लोग क्या लिखते हैं? अभी क्या चल रही है सर? अभी ईस्वी चल रही थी ना, कौन सी ईस्वी चल रही है? ईस्वी 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 21वीं सबको आ जाना है। मौर्य वंश में सब लोग आ गए। मौर्य खत्म होने वाला है, रसूल का पूरा मौर्योत्तर खत्म पहुंच होना है। मौर्योत्तर असद में कहाँ है, असद में अशोक यहाँ चलिए से इसको जरा ध्यान दे दीजिए।
मौर्य और मौर्योत्तर काल दोनों को आज हम बता रहे हैं आपको। तो हमारा ये मतलब है कि जब हम मौर्य वंश को लगभग बता चुके हैं तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, हम बता रहे हैं कि समय के अनुसार कौन राजा कैसे गद्दी पर, ये जरूर क्वेश्चन पूछते थे, उसका सीरियल क्रम मिलाने के लिए पूछते थे। ठीक है, इस तरीके से ये राजा कब गद्दी पर बैठे, कब नहीं बैठे, कौन बैठा, ये पूछते थे। तो समय जानने के लिए पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि हम लोग समय का बारे में इतिहास में सही सही ज्ञान है कि नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन अभी भी था कि ये कौन सा ईस्वी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, शताब्दी। और हम क्या पूछ रहे हैं, 2024 ईस्वी ना लिखते हैं हम लोग, ईस्वी लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से ये ईस्वी चल रही है, लेकिन ईस्वी के पहले भी घटना घटी, यानी 2024 के पहले घटी ना। जो 2024 को हमने क्या मान लिया, ईस्वी, ये ईस्वी है, ईस्वी है। इसके पहले जो होगा वो क्या होगा, ईस्वी पूर्व होगा ना। अब इसके 2024 साल के पहले जो घटना घटा है उसको ईस्वी पूर्व लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 2025 साल पहले, तो हम क्या लिख देंगे ईस्वी, एक ईसा पूर्व, 2000 सबको जानना जरूरी है। अगर आप बताइए क्या करें, एक ईसा पूर्व। हमने ये कहा, एक सेकंड सबको सुन ले लीजिए। हमने कहा कि 2025 साल पहले, तो हम क्या लिखेंगे, आप बताइए सबसे पहले 2025 साल पहले को क्या लिखेंगे। सर आज से ये हम ऐसे घुमा के थोड़ा बताएंगे, ये तो अभी उत्तर बता देंगे। हम सीधा ना क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2025 साल पहले को कैसे लिखेंगे, ईस्वी पूर्व में कैसे लिखेंगे। 2025 साल आज ही से, अरे भाई 2025 साल पहले आज ही से ना कह रहे हैं, एक ईसा पूर्व लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं एक ईसा पूर्व, आप क्या कह रहे हैं, कंफ्यूजन में, 24 उत्तर नहीं मारा है, कोई गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। जिसका महान नहीं है मालूम तो बिल्कुल कहिए नहीं मालूम, जिसको मालूम हम नहीं करें। आपको क्या है उत्तर, जैसे 2025 साल पहले आज से लिखना है तो क्या लिखेंगे, आज से 2025 साल पहले है एक ईसा पूर्व। और कोई उत्तर देगा, वही होगा, सही उत्तर है इनका भी, सही उत्तर उनका उत्तर। लेकिन आप लोगों को ये अभी भी नहीं मालूम है कैसे सही हुआ है, पता है कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, बहुत लोगों को नहीं हुआ क्लियर। तो पहले तो यही जानना जरूरी है। सर ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए केस। चलिए ऐसे देखिए, पहले तो जब प्रेजेंट टाइम को इतिहास पढ़ने से पहले आज हम लोग जिस समय आज है उसको समझिए। वो तो इतिहास पहले का ना पढ़ रहे हैं, पहले तो आज समझिए। आज हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेट, आज की डेट क्या लिखते हैं, आज कौन तारीख है, 24 क्या 25 2024 नौ सर 25 है, 25 डेट में भी कंफ्यूज, 24 तारीख 24 है, 24 लिखते हैं ना। आप लोग कभी ये नहीं सोचते हैं 2024 एक सेकंड पहले बहुत छिलपिल से चलिए, 2024 क्यों लिख रहा है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो 2024 लिखते चले जा रहे हैं, ईसा मसीह के कभी एक ईस्वी भी लिखे होंगे, एक साल भी ऐसे लिखे होंगे ना, कभी 24/9/01 भी तो लिखे होंगे, एक ईस्वी लिखे होंगे ना। तो एक ईस्वी, तो ये जो एक लिख रहे हैं, ये एक जो लिख रहे हैं आपका, ठीक है, ये जो एक लिख रहे हैं यानी एक ईस्वी,
ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ने पीछे बिल्कुल मत देखिए, पढ़ते समय तो जितना भी शोर हो जाए एकदम हमको उसको देखिए और हमारी आवाज इतना भी कोई चिल्लाए, आप बस कंसंट्रेशन ध्यान रखिए ना। तो पहले तो ये समझिए कि जब एक ईस्वी जब लिखी गई तो ये माना गया कि ईसा मसीह का जन्म हो गया 1 साल के हो गए, ठीक। तो ईसा मसीह 1 साल के हो गए, ऐसे ही 2 ईस्वी के हो गए, 3 के हो गए, डॉट डॉट आज कितने के हो गए? 2024 हो गए ना। तो ये 2024 साल के ईसा मसीह। लेकिन ईस्वी के पहले जिसने जन्म घटना हुई, तो ईस्वी उनके नाम पे हम ईस्वी लिखने लगे, लेकिन उसके पहले भी तो घटना घटी थी आज की, और काम नहीं रहा, तो उसको क्या लिखे? ईस्वी पूर्व लिखे। तो 2024 तो ये हो गया, लेकिन अब 2024 के पहले यानी 2025 साल पहले हो गया, तो उसको एक लिख देंगे और ईस्वी कितने के बराबर है? 2024, तो 1 ईस्वी पूर्व हो गया, यानी ईस्वी 2024 और उसके पहले ये हो गया 2025 साल, ठीक है? समझ में आया? यानी 1 ईसा पूर्व लिख रहे हैं तो आज से 2025 साल पहले, आज 2024 है, ईसा के पहले जितना भी है उसमें 2024 जोड़ दीजिए, क्योंकि ईसा 2024 चल रहा है। बस यही करना है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, तो इसको छोड़ देते हैं। ये हम आपको समय बता रहे थे। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए हमने बताया कि समय के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए ऐसे खोल दीजिए, तो आपको कोई डेट नहीं याद होती है, समय नहीं याद होता है कि ये कैसे क्रम में बैठा है, तो दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन पर्सन राजा पहले बैठा, कौन बैठा। तो इसमें पहले कौन आया? माता बुद्ध। हाँ, माता बुद्ध मान ले, सही। हाँ। तो इसमें अब देखिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 4 पहले है ना, 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें 4 पहले है, तो या तो बी सही हो सकता है या तो सी सही है। अब इन तीनों में देखना है कि इन तीनों राजा का क्रम क्या है। तो पहले शिशुनाग गद्दी पर बैठे। शिशुनाग का कौन वंश है? हरियक नहीं, अरे यार उदयन रहेगा सर, उदयन रहेगा, उदयन के बाद आता है शिशुनाग। अपना अपना उत्तर बताइए सर, उस हिसाब से देखा जाए तो कोई सर कोई पहले नहीं है। इतना बताइए, शिशुनाग पहले आया कि और कोई पहले? सर उदयन पहले आया है, शिशुनाग पहले, उदयन मौर्य वंश का ना, उदयन पहले आया, मौर्य वंश का। उदयन पहले आए, फिर ये उदयन पहले बाद में आए। तो ये उदयन के बारे में नहीं पता, उदयन पता है। ये जानते हैं क्वेश्चन क्यों लिखे हैं? ये आप लोगों का हम साइकोलॉजी देख रहे थे, दिमाग देख रहे थे कि पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे भूलता तो सबको है, ये बात तो सही है, 100% है, लेकिन विकल्प देख के पकड़ना कैसे है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन कोई सही नहीं है, ऑप्शन सब गलत है। हाँ। हम इसका देखिए वंश लिख दे रहे हैं, हाँ, ठीक, इसका वंश लिख रहे हैं। ये हो गया उदयन, उदयन गद्दी पर बैठा, उदयन बैठा गद्दी पर। सर ये उदयन ये वंश, ये वंश, ये कौरव वंश का राजा था, ये कौरव वंश, ठीक है, कौरव वंश ये है। और उसके बाद ये शिशुनाग बैठा, इसका वंश ही शिशुनाग वंश है, ठीक है। ये है उदयन, उदयन किस वंश का है? हरियक। आपको एक कंफ्यूजन में लग रहा है कि पहले कौन, थोड़ा कठिन क्वेश्चन तो है, हम जानते हैं। अब इसके बाद आपको जब उत्तर नहीं आ रहा है, ऐसे कंडीशन आएगी कि आप लोग 2 ही तरीके से सोच रहे हैं, आप वंश पे जा रहे हैं, हमें मालूम है, मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है कि वंश का उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि पहले हरियक वंश आया कि शिशुनाग वंश आया। अब महात्मा बुद्ध को पकड़ लीजिए,
महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध कहीं, वन टू आई नहीं ना, वन टू बाई नहीं तो कोई महात्मा ऑप्शन ही बुद्ध सही नहीं है। पहले गए थे ना, महात्मा बुद्ध तो पहले ही है। हाँ, तो महात्मा बुद्ध के से संबंधित अगर उनका आप इतिहास पढ़ेंगे तो उदय महात्मा बुद्ध क्या संबंध 4, से 3, 2, 1 सुने कि नहीं सुने? उदयन से सुने हैं सर। तो सुने हैं तो वो समकालीन हो गए। हाँ, तो जो समकालीन हो गया वो महात्मा बुद्ध के समकालीन हो गया। तो महात्मा बुद्ध के बाद 4 के बाद 3 आ जाए। 3 अब ठीक होगा है। नहीं। पहले हरिया कहता ससुराल, हर एक फिर से सुना है, फिर आसन में नहीं फिर हर एक वंश, फिर नहीं तो हर्यक वंश आएगा और फिर शिशुनाग। शिशुनाग। ये उत्तर वैसे चारों गलत है, हाँ, है ना? चारों गलत है। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद से संबंध इनका था उदयन का, उदयन के बाद हर्यक वंश ये बैठे, इसके बाद शिशुनाग। सिम्मा शिक्षा, तो ये क्रम से आता है क्वेश्चन, नंद, ठीक है? ये क्या कहते हैं, क्रम से क्वेश्चन आपका जो है आएगा ही। अब मौर्य और मौर्योत्तर वंश में बहुत कुछ मौर्य वंश की इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई थी, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मौर्य वंश का जो इतिहास है, ये सीधे क्वेश्चन आता है कि साधन क्या है, मौर्य वंश के जानने के साधन। तो मौर्य वंश के जानने का साधन क्या क्या है? अभिलेख, साहित्य, पुरातत्व तो है, शिला एवं स्तंभ लेख। फिर शिला एवं स्तंभ नहीं, स्तंभ लेख, ये इनके जानने के साधन है। इमारत ठीक है। सांची, अभिलेख, साहित्य, साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट कौन साहित्य था? इंडिका। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज, मैगस्टीन ने लिखी थी ना इंडिका। हाँ, और दूसरा था अर्थशास्त्र, ये किसने लिखा था? चाणक्य, चाणक्य ने। एक वो भी था। अर्थशास्त्र का विषय क्या था? राजनीति, राजनीति। अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये राजनीति, राजनीति का विषय है। ये राजनीति का विषय है। इसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में लिखा है पूरा। उन्होंने प्रशासन के बारे में वर्णन किया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी लिखी है उन्होंने। लेकिन ज़्यादा जो सशक्त लिखा है उन्होंने मंत्रियों, उनके अधिकारियों और उनके अध्यक्षों के बारे में डिटेल से उन्होंने लिखा है। जैसे 26 अध्यक्ष थे, 18 तीर थे, ये सारे हम आपको बता चुके ना, इतने मंत्री थे। तो ये अर्थशास्त्र में इसका पूरा विवरण लिखा हुआ है, इसका पूरा विवरण लिखा है। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की थी, कौटिल्य के 2 नाम और मिलते हैं इतिहास में, चाणक्य, विष्णु, चाणक्य और दूसरा विष्णुगुप्त। ये दो नाम मिलते हैं। अब उनकी किताब मिलती नहीं है। उनकी किताब जो उस समय उन्होंने लिखी थी वो किताब अब मिलती नहीं है। लेकिन इस किताब के अंश किसने लिखे? किसी ने उनका विवरण छोड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जान लीजिए कि कौटिल्य का नाम उनकी किताब से नहीं मिलता है, दूसरे ने लिखा है उनके बारे में। एक तो विदेशी यात्रियों ने जिनका नाम था स्ट्रेबो, डायोडोरस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अर्थशास्त्र के कुछ अंश अपनी किताबों में लिखे थे। अर्थशास्त्र के अंश का उल्लेख किया। अर्थशास्त्र के बारे में उल्लेख किया। अर्थशास्त्र और मैगस्टीनीज के बारे में ने जो किताब लिखी, कुछ जगह समानता है। उनके कॉमन जो फैक्टर हैं वो है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर को इन्होंने भी लिखा और उन्होंने भी लिखा। ये देखिए
क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको तुलनात्मक चीजें बता रहे हैं जो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मोर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिठा दें क्या? तो प्लस कर दीजिए, है प्लस कर दीजिए, क्या कर दें? ऐड कर दीजिए, है प्लस प्लस। अच्छा प्लस तो करते ही है, तो वही मतलब बिठाने के मतलब प्लस ही करना है। अब देखिए इन्होंने मैगस्थनीज ने और कौटिल्य ने दोनों ने लिखा गुप्तचर। कौटिल्य कहता है, कौटिल्य गूढ़ पुरुष। कौटिल्य ने गुप्तचर को क्या कहा? गूढ़ पुरुष। और मैगस्थनीज ने गुप्तचर को कहा, सॉरी ओवरशियर। देखिए वो अपनी यूनानी भाषा में लिखता है। मैगस्थनीज ने अपनी यूनानी भाषा में गुप्तचर को ओवरशियर्स कहा है, और कौटिल्य ने क्या कहा है? कौटिल्य ने कहा है गूढ़ पुरुष। ठीक है, कौटिल्य ने कहा है गूढ़ पुरुष और मैगस्थनीज ने कहा है ओवरशियर्स। ठीक है, देखिए कौटिल्य बताता है कि समाज जो है 4 वर्ण में व्यवस्थित था। कितने वर्ण में? 4 वर्ण। 4 वर्ण व्यवस्था था, 4 वर्ण में थे। और मैगस्थनीज कितने करता है? मैगस्थनीज ने समाज को कितने भाग में बांटा है? मैगस्थनीज 7 वर्ष। अरे अभी तो बताया कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वर्ग में समाज 7 वर्ग में था। पहला बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा व्यापारी, 5वां योद्धा या सैनिक, 6वां निरीक्षक, 7वां मंत्री। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उन्होंने बताया समाज 4 वर्ग में व्यवस्थित था, ये बता रहे हैं 7 वर्ग में समाज विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, ये 4 वर्ग में विभाजित था, इन्होंने बताया। कृषि के बारे में दोनों लोगों ने बस उल्लेख किया है, कृषि के बारे में दोनों ने उल्लेख किया है। और कृषि के यहाँ पे जो सिंचाई का साधन था, यहाँ नहर का भी उपयोग होता था। हम बता चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही नहर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन सबसे व्यवस्थित नहर का जो उल्लेख है, जो झील बनाकर सिंचाई शुरुआत हुई, वो हुई मौर्य काल में। बताए थे ना, एक झील बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका क्या नाम था? सुदर्शन झील बनवाया था, और झील में बांध बनवा दिया था अशोक ने। ये उल्लेख करता है, जूनागढ़ में ये है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसी में कौटिल्य बताता है कि कृषि से जो आय प्राप्त होती है, कौटिल्य कहता है सीता, और इसके अध्यक्ष को कौटिल्य कहता है सीता। कौटिल्य कहता है 9 प्रकार के दास, और मैगस्थनीज कितने प्रकार के दास बताता है? दास प्रथा नहीं थी। देखिए मैगस्थनीज कहता है कि दास प्रथा थी ही नहीं, लेकिन कौटिल्य कहता है कि 9 प्रकार के दास मौर्य काल में
उपलब्ध थे, 9 प्रकार के दास उपलब्ध थे। ठीक है, ये तो हमने आपकी देखिए गॉटेल और मेगास्थनीज से तुलना की। जब आप लोग तुलना करेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन दूर होता है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। अब इसको बिठा दें। अब मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनकी हम तुलना कर लेते हैं। 4-5-6 इंपॉर्टेंट शासक थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका बिंदुसार, फिर अशोक के बाद हम चलिए लिख देते हैं दशरथ की। ठीक है, दशरथ, फिर हम संस्कृति लिखते हैं, ये भी मौर्य काल का शासक। अंतिम शासक हम लिख देते हैं बृहद्रथ, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए चंद्रगुप्त। अब हम पहले इनका राजा का पहले धर्म लेके चलते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं, ये किस धर्म के अनुयायी थे? ठीक, बिंदुसार आजीवन। अब अशोक पे आता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रुकिए, इतिहास को एकदम शुरू से इसको समझिए। अशोक ने तुरंत बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। जी सर, पहले वो क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो इसको पहले देखिए, प्रारंभिक धर्म शैव, और क्या कहते हैं गूढ़ धर्म, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अब देखिए दशरथ के बारे में भी क्वेश्चन है। दशरथ का धर्म देखिए, दशरथ भी आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक, मौर्य वंश के एक शासक का नाम दशरथ था। अशोक के बाद गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने, इनका इतिहास वही थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, इन्होंने गुफाएं बनवाई थी। गया जिला है ना बिहार, गया में पहाड़ को काट कर 2 गुफा बनाई थी इन्होंने भी। अशोक ने भी बनाई थी और इन्होंने भी बनाई। अशोक ने बराबर की गुफा, ठीक है, बराबर की गुफा और सुदामा की गुफा, और इन्होंने नागार्जुनी गुफा वहाँ थी, उसको घटाया था, इसलिए उस पर इन्होंने लोमस ऋषि के गुफा का नाम था। तो ये जो गुफाएं क्यों बनवाए थे? गुफाएं बनवाए थे आजीवक संप्रदाय। आजीवक एक संप्रदाय था जो, जिसके जो वो थे, क्या कहते हैं, संस्थापक आजीवक संप्रदाय जो था उनका था मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल का उल्लेख मिलता है जब महावीर स्वामी अपना घर छोड़ के जाते हैं तो एक स्थान पे मक्खली गोशाल से उनकी मुलाकात होती है। मक्खली गोशाल, ये आजीवक जो हम बार बार लिख रहे हैं, इनके संस्थापक का नाम है मक्खली गोशाल। इनका इतिहास में उस समय उल्लेख आता है जब महावीर स्वामी अपने घर को छोड़कर जाते हैं तो इनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। राजगिरी नामक स्थान पे ये मिलते हैं। 2 व्यक्तित्व जब उस समय मिलता था तो आपस में डिस्कशन होता था, वार्तालाप होता था। डिस्कशन इसलिए होता था कि किसी सत्यता पर पहुंचे। ठीक है, तर्क वितर्क होता है ना, तर्क होता है, फिर वितर्क होता है, फिर अंत में उसमें सत्यता आती है। तो ये आपस में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दे दिया था जो है आजीवक, इनके समुदाय हैं आजीवक या नियतिवाद, जिसको कहते हैं भाग्यवाद। ये यही इन्होंने कहा है कि इस संसार में सभी वस्तुएं अपने भाग के अनुसार जन्म लेती हैं और उनको भाग के अनुसार ही फल मिलता है। कर्म का तो कोई उद्देश्य ही नहीं। तो इनका ये कॉन्सेप्ट है भाग्यवाद। बहुत लोग मानते हैं, 10% लोग भाग को भी मानते हैं, भी मानते हैं कि नहीं मानते 20%। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इनके विपरीत है एकदम जैन धर्म।
इनके विपरीत वो पूरा कर्मवाद पे विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म कर्मवाद पे है। तो ये इन्हीं के आगे चल के इसी आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बिंदुसार हो गए और दशरथ भी हो गए। दशरथ भी आजीवक संप्रदाय के हो गए। इसके बाद आते हैं संप्रति। इन्होंने भी जैन धर्म अपनाया। संप्रति ये भी मौर्य वंश का शासक थे। ये दशरथ के बाद गद्दी पर बैठे, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो बृहद्रथ का क्लियर नहीं है। बृहद्रथ किस धर्म का था बहुत ज्यादा ये क्लियर नहीं है। जिस बार इतिहास में जिसका बहुत ज्यादा झुकाव नहीं मिलता है वो चीज क्लियर नहीं है। तो बृहद्रथ का नहीं मिलता है। तो ये संप्रति का थे, जैन धर्म के अनुयायी थे संप्रति। और संप्रति के समय में जैसे मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र केंद्र था ना, तो संप्रति के समय में विदिशा को केंद्र बना दिया गया था। पाटलिपुत्र के साथ साथ विदिशा भी केंद्र था। विदिशा भी केंद्र बना दिया गया था पाटलिपुत्र के साथ। बृहद्रथ का कोई धर्म नहीं था। बृहद्रथ जो था अंतिम शासक था। अंतिम शासक था बृहद्रथ और उसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र या पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। और बृहद्रथ की जो हत्या हो गई, इस हत्या से क्या हो गया कि मौर्य वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो मौर्य वंश के पतन के कारण क्या है? मौर्य वंश का पतन का कारण क्या है? इसको लिख लिया आपने? चलिए अब आता है मौर्य वंश के पतन का कारण। देखिए मौर्य वंश के पतन के कारण में अनेक, मौर्य वंश का जो पतन है उसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराधिकारी जो हुए आगे चल के, यानी अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मान लीजिए बृहद्रथ बैठा, दशरथ बैठे, तो दशरथ बैठे तो ये बाकी जो 4-5 लोग थे ये अयोग्य थे, यानी अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी, ये अयोग्य उत्तराधिकारी थे जिन्होंने प्रशासन को नियंत्रण में नहीं कर पाए। ये प्रशासन नियंत्रण में ना कर सके और प्रशासन ना नियंत्रण कर सके, इसी कारण मंत्री जो उनके मंत्री थे वो भी क्या कहते हैं, राजा के खिलाफ होने लगे और अंत में पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने अयोग्य राजा की हत्या कर दी, यानी बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा है धर्म पर विशेष जोर, यानी बौद्ध धर्म पर विशेष जोर। अशोक ने अपने अंतिम समय में जब क्या है, कलिंग युद्ध के बाद क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया ना, तो बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करना लिखा। उसने अपने पूरे देश में, यानी अपने पूरे राज्य में उसने क्या किया कि जीव हत्या पर लगभग रोक लगा दी। यानी जब बौद्ध धर्म अपनाया तो अशोक ने इसमें क्या किया? जीव हत्या पर रोक लगा दी। लगभग जीव हत्या पर रोक लगा दिया। दूसरा क्या हुआ? युद्ध पर रोक लगा दिया। युद्ध पर रोक लगा दिया।
देखिए, जीव हत्या पर जब रोक लगा दिए लोग, उस समय शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, मांसाहारी बहुत थे, तो जब जीव पे एकदम मारना बंद कर दिया तो लोग इनका विरोध आपस में मनमुटाव होने लगा और युद्ध पर रोक लगा दिया। तो युद्ध पर लोग, राजा सेना रखते थे ना, सेना रखते थे, सेना को आय क्यों दिया जाता था? युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए। तो जब युद्ध पर ही रोक लगा दिया तो इससे क्या हुआ कि कई सेना विघटित करनी पड़ी उनको, सेना विघटित करनी पड़ी, और सेना विघटित होने के कारण आपस में विद्रोह होने लगा, मनमुटाव आपस में हो गया। तो एक कारण ये भी है कि धर्म पर विशेष जोर। तीसरा है विदेशी आक्रमण का प्रभाव। विदेशी आक्रमण का प्रभाव हम देखते हैं कि अशोक के बाद आप पश्चिम में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के सेल्यूकस को तो पराजित कर दिया, लेकिन विदेशी लोग अब पुनः अफगानिस्तान की सीमा पर आ गए और आसपास के क्षेत्र में वो विस्तारित हो गए। तो विदेशी आक्रमण का भी भविष्य में उनको प्रभाव होने लगा, और इससे क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य आगे के लिए उनके लिए समस्या आ गई, और ये साम्राज्य पूरा एकता में नहीं रह पाया, एक मंच पे नहीं हुआ। चौथा बड़ी चीज है आय की कमी। चौथा है आय की कमी। राजा जब शांति ही करेगा, राजा ने दान पुण्य शांति पैसा बंटवारा ज़्यादा दान पे देने लगे, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा दान देने लगे। तो ये क्या हुआ, खजाना घटने लगा। खजाना घटने लगा तो आर्थिक समस्या पैदा हो गई, और आर्थिक समस्या पैदा होने के कारण कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन में इस कारण को भी जोड़ा जाता है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद एक नया वंश आता है, जो आता है शुंग वंश। उसके मंत्री यानी बृहद्रथ के मंत्री पुष्यमित्र शुंग एक बार जब ये निरीक्षण कर रहा था सैनिकों का, तो उसी समय इसकी हत्या कर दी, धोखे से हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश। स्टार्टिंग हर एक वंश की बात की। अच्छा हाँ, हर एक संस्थापक पुष्यमित्र। देखिए, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला। 322 से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चला। अब आता है शुंग वंश, यानी पुष्यमित्र शुंग। इनका शासन है 184 ईसा पूर्व से कब तक है? लगभग 32 ईसा पूर्व इनका माना जाता है। लगभग 132 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अब इनका ये तो शुंग वंश की स्थापना की, हम इनका इतिहास पता कैसे चलता है? साहित्य से। साहित्य इतिहास जानने के साधन। पहला है कालिदास। आपका कालिदास की पुस्तक थी मालविकाग्नि। नाम सुना है? इसी का किसने ये सुना है?
पुष्पमित्र शुंग फिर उसके पीछे मित्र के पीछे है मित्र के पीछे सुंग शुंग 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 अभी सुनने का नहीं भूल शुंग अब दिखाई दिया पुष्पमित्र शुंग ये शुंग वंश देखिए जो राजा अपने टाइटल से लिखता है उसी के नाम से वो वंश फेमस हो गया पुष्पमित्र शुंग तो ये शुंग वंश अब हमको ये क्वेश्चन देखिए पहला ही क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि पुष्पमित्र शुंग का इतिहास के जानने के किससे पता चला कालिदास ने किताब लिखी उससे पता चला है दूसरा खाने के ऊपर ये पतंजलि का नाम सुना हाँ अष्टाध्यायी अरे पंजाबी का सफाई करना तो शायद आदमी का पतंजलि के महाभास ठीक है पतंजलि ने किताब लिखी शायद लिखी उनकी किताब पतंजलि के महाभास क्या जानने के साथ पतंजलि और शुंग वंश का जैसे विदेशी राजदूत सबसे पहले किसके यहाँ आया था शायद राजदूत शायद चंद्रगुप्त विदेशी अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विदेशी राजदूत इतिहास में सबसे पहले किस वंश में आया था मौर्य वंश एकदम क्लियर है ना हाँ, जी कॉन्सेप्ट सर। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए मौर्य वंश में आया था मेगास्थनीय में तो ये परंपरा शुरू हो गई थी ना मौर्य वंश में कौन आया था ये परंपरा मेगास्थनीज। विदेशी राजदूत आने लगे और रुक के उन्होंने किताबें लिखी और किताबें जैसे मेगास्थनीज आया मेगास्थनीज को भेज दिया गया सेल्यूकस के द्वारा उसने यहाँ एक किताब लिख दी कौन सी किताब लिखी इंडिका लिखी ना इंडिका उसने किताब लिख दी और इस किताब में उसने उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी लिखा वो आज हमारे जानने का साधन है उसके ये परंपरा चालू रहा इसके बाद बिंदुसार के भी दौर में आया कौन आया था डाइमेकस ठीक है डाइमेकस आया था ना तो वैसे ही ये जो परंपरा थी ये बनी थी ये सब यूनानी थे वैसे ही एक यूनानी फिर आता है शुंग वंश जो शुंग वंश के इतिहास के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज वो लिखता मतलब इम्पोर्टेंट साहित्य उससे पता भी चलता है हेलियोडोरस आया था हेलियोडोरस आया था हेलियोडोरस इनके काल में आया था किसके काल में उसके शुंग वंश में आया था ये उसके भागवत के काल में आया था तो ये विदेशी राजदूत ये तो हमारा क्या हो गया इतिहास जानने का साधन अब देखिए कालिदास आप लोगों ने सुना ही है पतंजलि वही पतंजलि है जिन्होंने योग है मालविकाग्निमित्र इनकी किताब है इनकी एक किताब है सर जी वो जो सर राजदूत भेजते थे तो व्यापार के लिए भेजते थे कि कोई अमेरिका यहाँ की चीज़ों के ये देखिए बहुत अच्छा राजदूत आते क्यों थे इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजदूत क्यों आते थे आपस में आपसी संबंध बढ़ाने के लिए व्यापार के लिए बहुत देखिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं व्यापार के उद्देश्य से भी आते थे आपसी संबंध के स्थापना में भी आते थे एक राजा दूसरे राजा से सहयोग भी लेता था ठीक है आपस में मित्रता करने के लिए भी आते थे कि हम युद्ध लड़े तो आप हमारा साथ दीजिए तो ऐसे ही राजदूत को भेजा जाता था ये परंपरा तो आज भी है ये जो राजदूत नियुक्त करते हैं ये आईएएस में ये तीसरी नंबर की पोस्ट होती है आईएफएस इंडियन फॉरेन ये आप लोग जानना है आईएएस आईपीएस और आईएफएस अरे आईएफएस क्या है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय
भारतीय विदेश सेवा, IRS, भारतीय विदेश सेवा। IFOS और वाला जैसे दुनिया में बहुत से देश हैं, लगभग 196 देश है ना, 95 जो रजिस्टर्ड है हमारे। तो इन देशों में इंडिया अपने राजदूत भेजता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं ना जिनसे संपर्क करने के लिए ये IFS की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये IFS उनको राजदूत भी कहा जाता है और उच्चायुक्त भी कहा जाता है। सुना है कि नहीं? जी सर, इनको क्या कहा जाता है? राजदूत एवं उच्चायुक्त किसको कहा जाता है? राजदूत भी कहा जाता है, उच्चायुक्त क्यों कहा जाता है? जो सर विदेशों में सबसे ऊंचे अधिकारी रहते हैं। अंग्रेजों के औपनिवेशिक थे जितनी कंट्री। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन किया गया उसको ऐसे भी कह सकते हैं राष्ट्रमंडल के देश, राष्ट्रमंडल के ऐसे देश जहाँ पे इंग्लैंड ने शासन किया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो नियुक्त होते हैं उनको उच्चायुक्त कहा जाता है, और बाकी देश में जब IFS की नियुक्ति की जाती है तो उसको राजदूत कहा जाता है। तो ये राजदूत परंपरा बहुत प्राचीन काल से है। कौटिल्य ने लिखा है अपनी किताब में कि बिना राजदूत की नियुक्ति के राजा राज सही तरीके से नहीं कर सकता है। उस समय जो गुप्तचर उसने बताया है कौटिल्य ने, उसने महिला राजदूतों का भी उल्लेख किया है, महिला राजदूत का भी उल्लेख किया है कि महिला गुप्तचर भी होते थे, राजदूत भी होते थे, जो जाते थे दूसरे पड़ोसी देशों के बारे में राजा को सूचना देते थे। तो ये राजदूत का आदान प्रदान ये मौर्य वंश से शुरू हुआ, आने वाले वंश में भी ये राजदूत की परंपरा जारी रही। तो इसको मिटा दें। आप लोग देखिए दो चीज चल रही है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में मान लीजिए किसी राइट ने लिखा होगा किसी का इतिहास, तो उसकी किताब है, साहित्य है, मान लीजिए इंडिका है, ठीक है, और मान लीजिए अर्थशास्त्र। हाँ क्या करें सर, कह रहे हैं कि जो राजदूत रहते थे महिला में उन्हीं को विस्कन्या कहा जाता था। हैं? विस्कन्या कहा जाता था। उनको विस्कन्या कहा जाता था। जो महिला राजदूत कहीं कहीं उनको ये नाम दिया गया है, विस्कन्या का कहीं कहीं रूप में उनको उपयोग किया गया है, विस्कन्या के रूप में कहीं कहीं उपयोग किया है। बीच राजपूत काल में, राजपूत आता है 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, वहाँ पे कई ऐसी विस्कन्याओं का उपयोग होता था। ठीक है, कई जो दूसरे राज पे जाके वो वास्तव में हड़पने के लिए उनको भेजा जाता था, तो उस समय उपयोग होता था। तो इतिहास के साधन में देखिए आप लोग देखिए राजदूत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतिहास जैसे मान लीजिए कौटिल्य ने लिखा अपनी अर्थशास्त्र और इंडिका, दो किताब लिखी गई। इन दोनों किताब से हम किसके बारे में जानते हैं? इन दोनों किताब से हम किस वंश के इतिहास को? मौर्य वंश के। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन इसमें से सबसे उपयोगी किसका माना जाएगा? कारण बताएंगे क्यों? जैसे कारण बताइए, तब आप इंडिका कह रहे हैं, आप दूसरे का उत्तर सुन रहे हैं, अर्थशास्त्र भी कोई कह रहा है, अर्थशास्त्र कौन कह रहा है? आप कारण बताएंगे क्यों? हम नहीं कहते। अरे डरने की बात नहीं है, इसमें था उन्हें आगे कुछ सोचे होंगे तभी ना कोई कारण पाए कि बिना कारण ही उत्तर बोल दिए प्रशासन के बारे में आगे बताया। है। प्रशासन के बारे आप ये कह रहे हैं अर्थशास्त्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रशासन के बारे में पढ़ना। अब इंडिका कौन कह रहा था? आप बताइए क्यों? ये भी हो सकता है कि विदेशी लोग आंतरिक मामलों के बारे में नहीं, विदेशी आंतरिक मामलों के बारे में थोड़ी जानते हैं क्या अंदर चल रहा है, जो ऊपर से दिख रही है।
इंडिका को इंडिका भी नहीं मिली है, अरसास की तरह इंडिका भी नहीं मिली है। इंडिका के बारे में भी कई राइटर ने अलग अलग लिखा, तब इंडिका के बारे में जानकारी मिली। तब तक वो किताब जो लिखी थी मैगस्टीन ने ना, वो उस समय लगभग चीज से मिला है। इतिहास ऐसे लिखा जाता था। आप लोग देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे समझिए, मान लीजिए आप ही ने एक किताब लिखी, आप ही लोग लिखते हैं, बहुत पहले लिखी, किसी ने लिखी, तो ये किताब हजारों साल पहले लिखी गई, तो इसको सुरक्षित रखना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी ना। किताब मान लीजिए लिखी, एक मिनट दे सकते हैं, ये किताब मान लीजिए लिखी, एक सेकंड के एग्जाम्पल, ये किताब 2000 साल पहले लिखी गई ना। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसको देख रेख कैसे रखें, है ना। ये किताब आज तो ठीक है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, या नेट पे ठीक है, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर लिया गया है, रख लिया गया। लेकिन पहले ये समस्या थी ना, तो ये किताब जब वो लिख के चले गए ना, तो उसके बाद अगला जो आता है वो इसका ट्रांसलेट करता है, वही लिखता है। वो लिखता है कि ये मैगस्टीन ने लिखी थी, हम इसके आगे लिख रहे हैं, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। तो मैगस्टीन जो इंडिका लिखी वो लगभग अब है नहीं, इस समय है नहीं वो किताब, तो मिली कहाँ से? बाकी जो यूनानी कुछ राइटर थे उन्होंने लिखा उसके बारे में, इंडिका के बारे में। ऐसे किताबें लिखी गई कई हजार साल पहले, जो इतिहास का मिलता है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि इनमें से, इन दोनों में से किसका ज्यादा सही माना जाता है? अर्थशास्त्र। जी, देखिए, इसका लॉजिकल रूप समझ लीजिए। कारण ये है सर कि जो बाहरी आया है उसको आंतरिक मामलों के बारे में थोड़ी ज़्यादा पता होगा कि अंदरूनी चीज़ें राजा क्या कर रहा है, मतलब जैसे गुप्तचर व्यवस्था हो गई या और सब चीज़ें। अब दास प्रथा के बारे में उसने लिखा ही नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से तो हो सकती है दास प्रथा। आप देखिए, कुछ तक तो आप सही कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक होते हैं विदेशी, एक होता है विदेशी विवरण, एक होता है देसी विवरण, है ना। अपने देश को सबसे विदेशी विवरण, देखिए विदेश वाला जो लिखेगा उसको राजा का भय नहीं रहेगा। विदेश वाला बैठ के लिखेगा इतिहास, तो राजा का भय नहीं रहेगा, वो तो लिख के उसको ये मान लो तो चले जाए, स्वतंत्र हमें तो राज में रहना नहीं है। अगर हम उनके बारे में सच्चाई लिखे, ठीक है, सच्चाई लिखे, तो हमको बहुत भय नहीं रहेगा। लेकिन बाकी जैसे मान लीजिए कौटिल्य मंत्री थे, किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो गलत लिखते, मतलब उनकी बुराई करते, आलोचना करते, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद आता ये चीज? नहीं ना, नहीं आता ना। या उनके जो वंशज है उनको पसंद आता? नहीं आता ना। तो ऐसे ही इतिहास में जो विदेशी विवरण है उनको ज़्यादा सही माना जाता है। यही काम क्यों? क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष रूप से लिखा है, उन्होंने किसी के दबाव में नहीं लिखा है। जैसे अकबर का इतिहास मान लीजिए, हम किसने लिखा है? उन्होंने लिखा है अकबर का, किसने लिखा है? अबुल फजल लिखा ना। अबुल फजल उन्हीं के दरबार में दाहिने साथ बैठे रहते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अकबर के खिलाफ लिख दें, है ना। लेकिन उसी अकबर का इतिहास ब्रिटेन के एक यात्री ने भी लिखा है, उनका दोनों का अलग अलग है, दोनों अलग अलग लिखा है, दोनों का अलग अलग में चीज मिलता है। तो जब जो विदेशी आते थे वो अपना इतिहास लिख के चले जाते थे। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो भी विदेशी यात्री आए उसने इतिहास लिखा, उसने सही तरीके से लिखा, उसका सही माना जाता है, ज्यादा सही माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए शुंग वंश, शुंग वंश में हमने बताया पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र सबसे पहले किसने बसाया था? उदयन ने बनाया था ना। तो इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी।
किसने? पुष्यमित्र शून्य। इनके दरबार में योग साधना को देने वाले हैं, जिसको बाबा रामदेव अभी लेके चल रहे हैं, उन्हीं के दरबार में रहते थे। पतंजलि। कौन? पतंजलि। उन्होंने ही पतंजलि इनके दरबार में रहते थे। उन्होंने लिखी है महाभारत किताब लिखी उस पतंजलि ने, और इसी में योग साधना का उल्लेख किया गया। इसीलिए उनके देखिए संस्थान का नाम पतंजलि है ना, पतंजलि है। अब आपने ऐसे तो नहीं सोचा होगा, लेकिन आज आप जान लीजिए कि पतंजलि, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि पतंजलि किसके काल में थे? किसके काल में थे? पुष्यमित्र शृंग के काल में थे। उन्होंने कौन सी किताब लिखी? ठीक है। पतंजलि ने पुष्यमित्र शृंग के काल में अपनी किताब में लिखा, इनकी किताब वैसे ही मिल गई है। इन्होंने लिखा है कि इनके काल में यूनानियों ने आक्रमण किया था। यूनानियों को उस समय यवन भी कहते थे। पतंजलि के अनुसार यवनों ने पुष्यमित्र शृंग के काल में आक्रमण किया। पुष्यमित्र शृंग के काल में आक्रमण किया। इसके राजा के बारे में कभी कभी मतभेद होता है, लेकिन लाइट आ गया, बड़ी अच्छी बात। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। बड़ी दिक्कत है पढ़ाना। तो देखिए पतंजलि ने बताया है, ये बता दिया कि पुष्यमित्र शृंग के काल में आक्रमण हुआ था, यूनानियों ने आक्रमण किया। ये यूनानी किस दिशा से आक्रमण करते थे? किस दिशा से? पूरब दिशा, उत्तर की, दक्षिण की, पश्चिम। आप हमेशा जानिए कि भारत में जो भी आक्रमण हुआ है वो पश्चिमी दिशा से हुआ। इसको मिटा दे। कोई बात नहीं, अब तो बहुत देखिए 23वीं शताब्दी है, इसलिए मिटाना नहीं पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए। तो देखिए इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। पतंजलि ने महाभाष्य किताब लिखी, महाभाष्य में ही योग साधना का उल्लेख किया है। और पतंजलि ने के अनुसार इनके काल में यवन यानी यूनानी आक्रमण करने के लिए पहुंच गए, पाटलिपुत्र तक आक्रमण कर दिया। देखिए अब हम आपको क्या बता रहे हैं, कहाँ तक आक्रमण पहुंचे? पाटलिपुत्र। अब आप लोग देखिए, इतना तो आपने ध्यान से सुन लिया कि पाटलिपुत्र तक पहुंचे। अब आपको बताएं एक क्वेश्चन कैसे आया था, आप क्लियर कर दे। देखिए अब देखिए आपको इसका सुनना क्यों जरूरी है, आपको समझना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, देखिए हम लेक्चर भले देते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं तो जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो ऑप्शन गलत नहीं होने वाला है। अगर कंसंट्रेशन जरा भी भंग होगा, ऑप्शन देख के पकड़ लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया। सर्वप्रथम यूनानी पाटलिपुत्र में इसके शासनकाल में पहुंच गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए अय्यर वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश,
तो उसने ये क्वेश्चन पूछ दिया कि यूनानी लोग कब पाटलिपुत्र पहुंचे। यूनानी तो मौर्य वंश के काल में भी थे, यूनानी नंदवंश के समय भी थे दोनों समय। अब आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र किसके शासन में पहुंचा। अभी हम आपको बता रहे हैं किसके शासन में, शुंग वंश। इनके शासन काल में पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। पहली बार राजधानी में यूनानी लोग पहुंच गए। पहली बार सिकंदर जब वो आया था तो वो सिंधु नदी को पार किया उसने, सिंधु झेलम नदी तक पहुंचा, वो ब्यास नदी तक पहुंचा, लेकिन ब्यास नदी के आगे नहीं पहुंच पाया। सेल्यूकस भी आया तो सेल्यूकस की भी लड़ाई सिंधु और इधर झेलम के आसपास क्षेत्रों में हुई, वो भी नहीं पहुंच पाया, नंदवंश में पहुंचा ही नहीं। तो अब आता है ये शुंग वंश। शुंग वंश में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यूनानी पहली बार पाटलिपुत्र तक पहुंच गए और पाटलिपुत्र तक उन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो चाहते हैं अब यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में आक्रमण करने वाले का क्या नाम था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस नामक यूनानी ने पुष्यमित्र शुंग के काल में डेमेट्रियस, यानी डेमेट्रियस जो था उसको ये माना जाता है कि उसी ने पहली बार क्या किया, आक्रमण कर दिया। किसके? पुष्यमित्र शुंग के काल। पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, ये उल्लेख मिलता है अयोध्या में उसके राज्यपाल, यानी उसका एक राज्यपाल भी था जिसका नाम था धनदेव। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल, पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या लेख से अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र सिंह के जो राज्यपाल थे धनदेव के, एक अयोध्या में एक लेख मिला है। उस लेख से ये पता चलता है कि पुष्यमित्र सिंह ने अपने जीवन काल में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, इतिहास में जैसे हमेशा आप जिसको समझते हैं, अब जैसे हमारे दिमाग में ये आ गया अश्वमेध यज्ञ से क्वेश्चन बन सकता है। ये तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 4 राजाओं का क्रम देता है कि किसने अश्वमेध किया था, एक क्रम से। ठीक है, तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ हो चुका था। अश्वमेध कई राजाओं ने किया, बहुत क्लियर नहीं था कि किस किस राजा ने किया, लेकिन बाद के राजाओं का एकदम क्लियर था किसने अश्वमेध यज्ञ किया, किसने नहीं किया। तो एक तो यहीं पे मिल गया। मौर्य वंश के किसी राजा का उल्लेख हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये समझिए कि वहाँ नहीं हुआ है, अश्वमेध यज्ञ वहाँ नहीं किया। यानी पहली बार हमको मौर्य वंश के बाद या वैदिक काल के बाद हमको शुंग वंश में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन का उल्लेख मिल रहा है। यहीं पे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन मिलता है यहाँ पे। तो पुष्यमित्र सिंह किस धर्म का अनुयायी हो गया? वैदिक धर्म का।
ठीक है, ब्राह्मण था ना। ब्राह्मण या वैदिक धर्म दोनों कह सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आता है। दोनों ये क्वेश्चन आया है कि पुष्पमित्र संघ किस धर्म का अनुयायी है, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसका अनुयायी था। इसको हटा दें। पुष्पमित्र संघ वैदिक यानी ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पुष्पमित्र सिंह ब्राह्मण धर्म का वैदिक धर्म का अनुयायी था। इसके काल में आक्रमण हुआ, यवन आक्रमण किया, लेकिन इसके काल में नहीं पहुंचे पाटलिपुत्र। ये हम नहीं कह रहे कि पुष्पमित्र के इसके बाद के जो राजा बैठे उनके काल में, वसुमित्र के काल में पहुंच गए, इसके काल में नहीं पहुंचे। इसके काल में आ गए थे, सिंधु नदी के किनारे तक आ गए थे। सिंधु नदी के किनारे यूनानी लोग आ गए थे, लेकिन इसके बाद का जो राजा बैठता है उसका नाम था, इसके लड़के का नाम था अग्निमित्र। पुष्पमित्र शुंग के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका क्या नाम? अग्निमित्र। इसको बता दें, अग्निमित्र। इसी अग्निमित्र के ऊपर ही कालिदास ने किताब लिखा था, मालविका अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको संधि विच्छेद कर लीजिए। मालविका और एवं मालविका और आपका अग्निमित्र। तो ये लिखा था अग्निमित्र के काल में। ये इनकी पत्नी या प्रियदर्शी उनके को दर्शाया गया है किताब में, इससे इतिहास भी मिलता है। अब इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट वंश के राजा थे। अब आज आपको कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ लेना है तो पूछ सकते हैं, तो कौन सा थोड़ा बहुत बताया हम आपको, या शुंग वंश के बारे में है। क्या चीज? अयोध्या का लेख धनदेव ने है। ये क्या कहते हैं, इनका अयोध्या में एक लेख मिला है, एक जगह लिखा हुआ लेख, क्योंकि किताब नहीं थी, अयोध्या का लेख, कोई पुस्तक नहीं थी। अयोध्या में किसी एक स्थान पे इन्होंने एक जगह लिखा है, उस पुस्तक का नाम नहीं मिलता है, वो अयोध्या का लेख के नाम से फेमस है। अयोध्या का लेख धनदेव ने लिखा है। कौन सी अयोध्या निकल रही है? क्या चीज़ कह रही है ये अयोध्या? हाँ, यही अयोध्या। तो और आप कौन सा अयोध्या सुन रहे हैं? इसी अयोध्या का लेख मिला। चलिए, और किसी को? चलिए, मौर्य वंश से भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कंफ्यूजन होता है। देखिए, अग्नि का मित्र का बहुत क्लियर नहीं होता है। लगभग शहर है, अवध एक जगह है, राज्य उनका 106 लगभग माना जाता है। अब बस कहेंगे कि अगर ये कहा जाए कि देखिए, तो क्या सबका शासनकाल बहुत क्लियर नहीं। जिन राजाओं के कई इतिहासकारों ने लिखा है उनसे कॉमन मिल गया, तब तो मान लिया गया। इनका बहुत क्लियर नहीं माना जाता है। ठीक है, माला विकास के लिखे हैं? माला विकास मानव विकास नहीं है,
मालविका आ गया। मालविका क्या होता है? ये क्या कह रहे हैं आप? मालविका एक महिला है और अग्निमित्र एक राजा है। महिला का तो मतलब समझते ही है कि नहीं समझते? चलिए, उनकी पत्नी नहीं, उनकी प्रेमिका थी। नहीं, पत्नी और प्रेमिका में अंतर है, इसको बंद कर दीजिए।